नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी मामले पर बात कर रहे हैं। सोचिए, पति ने पत्नी को वापस बुलाने के लिए कोर्ट से ऑर्डर लिया, पर जब पत्नी सच में वापस आई तो दरवाजा ही नहीं खोला। हाँ, ये स्थिति आई थी 1966 के सुप्रीम कोर्ट केस एमपी श्रीवास्तव बनाम वीना में। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी केस का जजमेंट है। बिल्कुल। तो मुद्दा ये कि पति के पास डिक्री तो थी, दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की, मतलब पत्नी को साथ रहने का आदेश। पर सवाल ये उठा कि भाई अगर डिक्री वाला खुद ही उसे पूरा ना होने दे, तो जिसके खिलाफ आदेश है यानी निर्णय ऋणी, इस केस में पत्नी, वो क्या करे? सही। क्या वो कोर्ट जाकर कह सकती है कि मेरी तरफ से तो आदेश पूरा है, इसे संतुष्ट मानिए, जबकि डिक्री होल्डर ने मतलब पति ने अभी तक उसे लागू करवाने के लिए कोई अर्जी भी नहीं दी है? हाँ, और यही फंसा हुआ पेच था इस केस में। क्या निर्णय ऋणी बिना डिक्री धारक की अर्जी के खुद ही डिक्री की संतुष्टि दर्ज करवा सकता है? इसी के जरिए आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता मतलब सीपीसी की धारा 47 और आदेश 21 नियम 2 का जो अंतर है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत कैसे हुई इस मामले की? देखिए, शादी हुई थी 1958 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। फिर पति का ये कहना था कि 1959 में पत्नी बिना किसी खास वजह के घर छोड़कर चली गई, तो पति कोर्ट गए दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए। और कोर्ट ने मार्च 1961 में पति के हक में एक तरफा डिक्री दे दी, मतलब पत्नी कोर्ट में पेश नहीं हुई शायद। जी, लेकिन जैसा आपने कहा, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। हाँ, तो इसके बाद क्या हुआ? यहीं से मामला आप कह सकते हैं पलट गया। डिक्री मिलने के बस 2 महीने बाद मई 1961 में पत्नी ने पति के घर वापस जाने की, साथ रहने की पूरी कोशिश की। अच्छा, कैसे? उसने खत लिखे, दोस्तों के जरिए पैगाम भिजवाया, पर पति ने साफ मना कर दिया, उसे घर में रखने से इनकार कर दिया। अरे, मतलब डिक्री हाथ में पर पत्नी को रखना नहीं है? तब पत्नी ने क्या किया? बेचारी क्या करती? बिल्कुल, वो फिर जिला अदालत गई, एक अर्जी दी, कहा कि भाई मैं तो डिक्री के हिसाब से वापस आने को तैयार हूं, पर पति मुझे रख नहीं रहे, तो इस डिक्री को संतुष्ट माना जाए, मतलब सैटिस्फाइड रिकॉर्ड किया जाए। ये तो बड़ा अनोखा कदम था। मतलब कोर्ट को ये बताना कि दिक्कत मेरी तरफ से नहीं, पति की तरफ से है। निचली अदालतों ने क्या कहा इस पर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट? दोनों ने, जिला अदालत ने भी और फिर पंजाब हाई कोर्ट ने भी पत्नी का साथ दिया। उन्होंने पाया कि हाँ, पत्नी ने सच में कोशिश की थी वापस आने की और पति ने ही उसे ठुकराया। हाई कोर्ट ने कुछ खास कहा इस बारे में? हाँ, पंजाब हाई कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही। कहा कि अगर डिक्री धारक खुद ही गलत तरीके से डिक्री को पूरा होने में रुकावट डाले, तो निर्णय ऋणी कोर्ट से डिक्री को संतुष्ट दर्ज करवा सकता है। और ये जरूरी भी है ताकि डिक्री धारक बाद में उस अधूरी डिक्री का गलत फायदा न उठा ले, जैसे मान लीजिए इसी आधार पर तलाक ना फाइल कर दे। सही बात है। तो जाहिर है पति को ये मंजूर नहीं हुआ होगा, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वहां पति के वकील की मुख्य दलील क्या थी? पति की दलील पूरी तरह से प्रक्रिया पर आधारित थी, टेक्निकल थी। उनका कहना था कि पत्नी की अर्जी जो है वो मेंटेनेबल ही नहीं है, चलने लायक ही नहीं है। क्यों, किस आधार पर? उनका तर्क था कि क्योंकि मैंने यानी पति ने डिक्री को लागू करवाने मतलब एग्जीक्यूट करवाने के लिए कोई अर्जी ही नहीं दी है, इसलिए जिला अदालत को डिक्री का निष्पादन करने वाली अदालत या कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री माना ही नहीं जा सकता। अच्छा, तो अगर वो निष्पादन करने वाली अदालत ही नहीं है, तो पत्नी की अर्जी न तो ऑर्डर 21 नियम 2 के तहत सुनी जा सकती है, जो आपसी सहमति से पेमेंट या एडजस्टमेंट की बात करता है, और न ही धारा 47 के तहत, मतलब पत्नी के पास कोई रास्ता ही नहीं है कोर्ट आने का जब तक मैं अर्जी ना दूं। अरे बाप रे, ये तो बड़ी अजीब दलील है कि जब तक मैं ना चाहूं तुम कोर्ट से कुछ कह ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पर? माना ऐसे? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश 21 नियम 2 वाली बात तो मानी। कहा कि हाँ, ये बात सही है कि यहाँ कोई आपसी लेन-देन या समझौता तो हुआ नहीं है, तो O21 R2 लागू नहीं होता। लेकिन धारा 47 पर उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा कि पत्नी की अर्जी धारा 47 सीपीसी के तहत पूरी तरह मेंटेनेबल है, बिल्कुल चलने लायक है। अच्छा, कैसे? धारा 47 में ऐसा क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि धारा 47 का जो स्कोप है, दायरा है, वो बहुत बहुत वसी है, बहुत बड़ा है। ये धारा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या संतुष्टि
इन तीनों चीजों से जुड़े किसी भी सवाल पर, सारे सवालों पर फैसला करने का अधिकार देती है जो मुकदमे की पार्टियों के बीच उठते हों। किसी भी सवाल पर, मतलब ये जरूरी नहीं कि डिक्री धारक ही अर्जी लेकर आए। बिल्कुल जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री होने के लिए ये कतई जरूरी नहीं कि डिक्री धारक की एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन पेंडिंग हो। निर्णय ऋणी, जैसे यहाँ पत्नी थी, वो भी खुद से जाकर डिक्री की संतुष्टि या उन्मोचन से जुड़ा सवाल धारा 47 के तहत उठा सकता है। तो ये तो एक तरह से मतलब निर्णय ऋणी के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा हुआ। हाँ, आप कह सकते हैं। धारा 47 का मकसद ही यही है कि डिक्री से जुड़े सारे विवाद उसी कोर्ट में हल हों जिसने डिक्री दी है या जो उसे एग्जीक्यूट कर सकती है, अलग से नया मुकदमा ना करना पड़े। भगवानी बनाम लखिम राम, जिसमें ये कहा गया था कि बिना एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के कोर्ट एग्जीक्यूट करने वाली कोर्ट नहीं मानी जाएगी, उस नजरिए को साफ तौर पर खारिज कर दिया। अच्छा, तो मतलब पति की वो टेक्निकल दलील नहीं चली, तो आखिरी फैसला क्या हुआ? आखिरी फैसला पत्नी के हक में गया। सुप्रीम कोर्ट ने पति की अपील खारिज कर दी और कहा कि पत्नी की अर्जी धारा 47 के तहत बिल्कुल सही थी और निचली अदालतों का फैसला बरकरार रखा। तो इस पूरे विश्लेषण से, इस कहानी से हमारे सुनने वालों के लिए सबसे बड़ी सीख, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या निकलती है? देखिए, सबसे बड़ी सीख ये है कि सिविल मामलों में अगर किसी के पास कोर्ट का आदेश या डिक्री है, लेकिन वो खुद ही उसे पूरा होने में अड़चन डाल रहा है या जानबूझकर देर कर रहा है, तो जिसके खिलाफ वो आदेश है वो बेचारा या असहाय नहीं है। सीपीसी की धारा 47 एक बहुत मजबूत हथियार है। ये निर्णय ऋणी को अधिकार देता है कि वो सीधे कोर्ट जाके कहे कि भाई डिक्री संतुष्ट हो गई है या डिस्चार्ज हो गई है, या इससे जुड़े जो भी सवाल है उन्हें उठाया जाए। ये एक तरह से प्रक्रियात्मक न्याय सुनिश्चित करता है और डिक्री के गलत इस्तेमाल को रोकता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, खासकर पारिवारिक कानूनों जैसे मामलों में, जहां कभी-कभी डिक्री असल में रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं बल्कि शायद किसी और रणनीतिक फायदे के लिए ली जाती है। वहां धारा 47 जैसी ये जो सुरक्षा है, ये कितनी मायने रखती है ना? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।